और इस समय की कमी को देखते हुए हमें इसका दूसरा एपिसोड भी बनाना पड़ेगा। हम माफी चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पे रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। छठे घर के बाद, ये तो सभी जानते हैं, कुंडली का 7वां घर किसका होता है? जीवन साथी का। तो विवाह लगन का जो सप्तम हाउस है, सप्तम घर है, सप्तम भाव है, वह खाली होना चाहिए। विवाह लगन के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो। इसके बाद जैसे जन्म कुंडली में लग्न से 8वां स्थान आयु का घर है, उसी तरह से विवाह की लगन पत्रिका में विवाह लगन से 8वां घर भी विवाह का आयु स्थान है कि विवाह की आयु कितनी होगी। हाँ, ये मांगल्य स्थान है। तो 8वें घर में चंद्रमा और मंगल, ये ग्रह नहीं होने चाहिए। और जो लग्न हमने फेरे पड़वाने के लिए रखी है, उस लग्न का लग्नेश भी वहां नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने लग्न निकाला है कि रात को 11:05 से 1 बजे के बीच में तुला लग्न होगी, ये शुद्ध है, इसमें हम विवाह के फेरे पड़वाएंगे जी। तो जब तुला लग्न हमने लिया तो क्या सावधानी रखनी है? 8वें घर में चंद्रमा ना हो, मंगल ना हो, और विवाह की लग्न तुला है तो लग्नेश बना शुक्र, वो शुक्र भी 8वें में नहीं होना चाहिए। बहुत ही सावधानी का कार्य है। ये सब बहुत ज्ञान वाला कार्य है। अगर किसी को पूरे तरीके से नॉलेज ना हो तो आप ये समझ लो, करना कुछ चाहोगे हो कुछ जाएगा। और 8वें के बाद 10वां घर कर्म का है। विवाह क्यों करते हैं? कि अभी तो दोनों की अपनी जिंदगी थी, अब मिल करके दोनों एक ही गाड़ी, गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचेंगे, उसको चलाएंगे जी। तो कर्म प्रधान है। तो 10वें घर में मंगल नहीं होना चाहिए। 12वां घर क्या है? शयन सुख है, उसमें शनि नहीं होने चाहिए। इन भावों में जो जो ग्रह मैंने बताए ये नहीं होने चाहिए। अब आप अगला प्रश्न मेरे से ये करने वाले होंगे कि पंडित जी फिर 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, इतने घर तो आपने खाली करा दिए, तो क्या विवाह लगन में कोई ग्रह भी बैठेगा या ऐसे ही रहेगा? सोचा आपने बिल्कुल सही। हम सच में भी आपसे यही पूछने जा रहे थे। 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, ग्रह इसी में बैठेंगे और बैठना भी चाहिए। बस कुछ कंडीशन होती है कि कौन ग्रह अगर विवाह लगन में कहाँ बैठे तो हमारे लिए अच्छा होगा। भगवान सूर्य की अगर हम बात करें तो अगर ये विवाह लगन में, विवाह लगन पत्रिका की जो हमने कुंडली बनाई है, विवाह लगन कुंडली बनाई है, लग्न निकाला है, उसके 3रे, 6ठे, 8वें और 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो बहुत अच्छा है। यानी अब इसका उल्टा समझना शुरू करिए कि यहाँ ग्रह होना ही चाहिए। अभी तक मैंने बताया कि यहाँ ग्रह नहीं होना चाहिए, अब मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ग्रह होना ही चाहिए। सूर्य भगवान को विवाह लग्न की पत्रिका में विवाह लग्न से 3रे, 6ठवें, 8वें, 11वें भाव में से किसी भी एक भाव में इनको विराजमान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंटों की गिनती करते हैं। अगर सूर्य की ऐसी स्थिति हमें मिल जाए तो हम इसके 3.5 बिंदु यानी 3.55 पॉइंट्स करते हैं जी। सूर्य के बाद चंद्रमा को देखें। विवाह लगन पत्रिका में चंद्रमा अगर लग्न से 2रे, 3रे, 11वें घर में से इन तीनों में से कहीं बैठे हों तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और इस स्थिति में हम चंद्रमा के 5 बिंदु मानते हैं। इसके बाद स्थिति आती है मंगल की। मंगल विवाह लगन पत्रिका में 3रे, 6ठवें, 11वें घर में से किसी भी एक घर में विराजमान हो तो इनको हम सर्वोत्तम मानते हैं और इनके 1.5 नंबर काउंट किए जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति विवाह लगन पत्रिका में लगन में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, सुख स्थान यानी चौथे में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो, 9वें यानी भाग्य स्थान में हो, 10वां यानी कर्म स्थान में हो, 11वें में हो, तो बृहस्पति की ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर इसके हम 3 पॉइंट स्वीकार करते हैं। विवाह के कारक शुक्र अगर विवाह लगन पत्रिका में विवाह लगन के लगन में ही हो, धन भाव में हो, सुख भाव में हो, संतान भाव में हो,
भाग्य में हो, कर्म भाव में हो, लाभ स्थान में हो, तो इनकी स्थिति इनमें से कहीं भी विराजमान हो तो बहुत ही उत्तम स्थिति शुक्र की मानी जाती है और इनके हम 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। शनि और राहु अगर तीसरे, छठवें, 8वें और 11वें इनमें से किसी घर में हो तो इनकी स्थिति अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है और इनके हम 1.5 पॉइंट यहाँ पर प्राप्त करते हैं। विवाह का जब मुहूर्त निकाला जाता है तो इन बिंदुओं को विशेष रूप से देखा जाता है जो पत्रा में, पंचांग में हमें मिल जाते हैं और वहाँ से इसका अवलोकन करके तब हम अपने जजमानों को बताते हैं कि आपके पुत्र या पुत्री के लिए फला दिवस, फला तिथि, फला वार, फला महीना और फला लगन ये शुभ है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब अपने घर के बच्चों के लिए शादी देखें, मुहूर्त देखें, तो ये हमारा एपिसोड एक बार ज़रूर देखिएगा। एक बार ध्यान से देखेंगे तो शायद आपका मन करे कि हाँ, हम फॉलो करें और हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमेशा सुखमय रहे। अब पंडित जी हमें बताने वाले हैं कि घर में वधू का प्रवेश का कौन से दिन शुभ होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, वधू प्रवेश से पहले मैंने बहुत सारी पैरामीटर अभी विवाह कुंडली के लिए बताए। ये तो संक्षेप में बताए, ये बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए पंडित जी अपने दोस्तों से, दर्शकों से मैंने बोला कि कभी ऐसा हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा ये ज्योतिष एक बहुत बड़ा साइंस है। ये एक साइंस की ऐसी गणना है कि इसको हम एक छोटे से एपिसोड में समेट नहीं सकते। तो अगर आपके घर में कभी भी ऐसा कोई मुहूर्त देखा जा रहा है, किसी की शादी है, तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। हम आचार्यगण जब लग्न पत्रिका भरते हैं, आजकल बाजार में प्रिंटेड आ गई है जी। नहीं तो हाथ से लिखते थे प्लेन कागज पे, अब तो छपी छपाई आई, भरना होता है तो उसमें अपने आप लिखा रहता है। जब सब कुछ लिख देते हैं तो नीचे लिखते हैं लत्तादि 10 दोष रहितम। विवाह के जो मुहूर्त होते हैं इसमें 10 दोष माने गए। अच्छा। तो लिखते तो हैं दर्शकों कि लत्तादि 10 दोष रहितम, लेकिन सत्य ये है कि जब से ये मुहूर्त इस पृथ्वी लोक पे आया है और देखा जाने लगा है, तब से लेकर आज तक कोई भी विवाह का मुहूर्त ऐसा नहीं रहा जिसमें ये 10 दोष ना हो, 10 दोषों से मुक्त हो। 10 में से कोई न कोई दोष हर मुहूर्त में रहता है। जिसमें 6 दोष हैं वो एक्सेप्टेबल है, किसी में 5 ही दोष हैं तो और बढ़िया है, किसी में जी 6 अच्छा है, केवल 4 ही दोष है तो ये तो साया बहुत उत्तम है, आज तो बहुत शादियां होंगी, बहुत भीड़ होगी। ऐसा साया ही नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाह रहा हूं कि लिखते तो हैं लत्तादि 10 दोष रहितम, लेकिन दोष रहते जरूर हैं। और ये मैं नहीं, देवर्षि नारद जी जो हम सब के आदि गुरु हैं, ज्योतिषियों के, ज्योतिष विद्या पृथ्वी पर लाए, वो आज तक यही समस्या के कारण कुंवारे रह गए कि जिस विवाह के मुहूर्त में 10 दोष नहीं होंगे तब मैं विवाह कर लूँगा। और सोचिए कितने युग बीत गए, भगवान अवतरित हुए, उनका भी विवाह हो गया, लेकिन नारद जी का नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने प्रण किया है कि जब 10 दोषों से मुक्त मुहूर्त आएगा तब विवाह करूँगा, तो आज तक नहीं आया। तो 10 दोषों में से कोई न कोई दोष जरूर रहता है, ये निश्चित है। अब आपने बात की वधू प्रवेश की। आज के समय में यह बहुत वैलिड पॉइंट नहीं रह गया है जी। लेकिन चूंकि हम मुहूर्त और संस्कार की बात कर रहे हैं तो इसकी भी जानकारी दे देनी चाहिए। ये वहाँ वैलिड था, इसकी महत्ता तब थी जब कम आयु में विवाह हुआ करते थे और कन्या की विदाई विवाह के 1, 2, 3, 5 वर्षों बाद होती थी जी। बारात आई, विवाह हुआ, वर पक्ष वापस चला गया, कन्या मायके में ही रही,
बाद में उसकी हाँ, मतलब उसको हाँ। जो बोलते थे, मेरे ख्याल से गौना बोलते थे। हाँ, तो तब इस चीज का, इस मुहूर्तों का बड़ा महत्व था। तो दोस्तों, पंडित जी ने हर एक नक्षत्र को और शादी से रिलेटेड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया। लेकिन मन में एक मेरे प्रश्न आया कि अभी जिस विवाह में हम गए थे उसमें तरह तरह की छोटी छोटी रस्में हो रही थी। तो पंडित से हम ये पूछना चाहेंगे, क्या उन रस्मों के लिए भी जो नक्षत्र होते हैं या तिथि देखना, या जैसे एक होता है कुछ अनाज अनाज से रिलेटेड कुछ नाम है उस रस्म का, या जैसे कंगन बांधना, तो पंडित से हम ये पूछना चाहेंगे कि इन छोटी छोटी रस्में जो होती हैं शादी से पहले, उसके लिए भी क्या ये देखना जरूरी होता है? जी, विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है कि वर्तमान समय में इसमें अगर मुहूर्त और सब बात की जाए तो मैडम, वेदाचार है 40% और लोकाचार है 60%। जितनी जगह आप जाएंगे उतना इसमें आप नया नया देखने को पाएंगे। जी। जैसे हम लोग भी कहीं बारात में जाते हैं अपने यजमानों के साथ, या हमारे यहाँ कहीं और से बारात आई तो सामने वाला आचार्य, पंडित जी हमारे यहाँ ये नहीं होता, बोलते हैं हमारे यहाँ ये भी होता है। तो ये बातें सामने आती हैं लोकाचार के कारण। बाकी घूम फिर करके धरती गोल है, होता सब उतने में ही है, बस रूप बदल जाते हैं जो लोकाचार का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो विवाह में वेदाचार 40% और लोकाचार 60%, और वो 60% लोकाचार भी शिरोधार्य है, मान्य है। जो आपने बात की कि छोटे छोटे कार्यक्रम ये होते हैं विवाह से पूर्व। जी। कुंडली मिलान हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, विवाह की तिथि तय हो गई, तो मांगलिक अवसर तो हो ही गया ना घर में। जी। तो विवाह से 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन पहले घर में कुछ उस विवाह से संबंधित अपने लोकाचार के अनुसार कार्यक्रम होते हैं। जी। वो छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं उनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, और वो भी मुहूर्त के अनुसार ही किए जाते हैं। वैसे भी मैंने देखा पंडित जी, हर 200 किलोमीटर के बाद रस्में वही होती हैं, थोड़ा बहुत नाम चेंज हो जाता है और तरीका चेंज हो जाता है। बिल्कुल वही मैंने कहा। जी। तो अब जैसे मैं अपने काशी क्षेत्र की बात करूं तो विवाह से पहले यहाँ पश्चिम में धान की रस्म बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं उड़दी की रस्म करना। जी। उड़द होती है ना, हरी वाली उड़द, काली नहीं यूज होती, हरी होती। तो उड़द का मतलब होता है कि आज उड़द की रस्म कर दी, मतलब आज से गाना बजाना, घर में महिलाओं का संगीत आरंभ हो गया, ताकि ये लगे कि अब घर में विवाह का मांगलिक अवसर 2-4 दिन बाद है। तो ये कार्यक्रम उड़दी की रस्म से शुरू हुई, फिर इसके बाद हल्दी की रस्म आई जो हर जगह ही होती है, ये तो कॉमन है। हल्दी के बाद फिर विवाह। तो ये उड़दी की रस्म जो होती है ये भी मुहूर्त से शुरू होती है। इसमें दोनों पक्षों की 4, 9, 14 और अमावस्या तिथि को छोड़ा जाता है। जी। रिक्ता तिथि के साथ साथ अमावस को भी इसकी शुरुआत नहीं करते। हाँ, उसको छोड़ते हैं। पूर्णिमा अगर मिल जाए, मान लीजिए हमें जिस दिन शुरू करना उस दिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा एक्सेप्टेबल है। और बाकी जितने वार हैं उसमें उड़दी की रस्म के लिए रविवार और मंगलवार को छोड़ा जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं जिससे आगे चल करके एक भांड पूजन संस्कार होता है इसके बीच में, जिसको करते हैं। तो अब तो हम लोग गैस वाले हो गए हैं, एलपीजी वाले। पुराने ज़माने में जब चूल्हे पर खाना बनता था, माताएं मिट्टी का चूल्हा बनाती थीं, तो विवाह को छोड़िए सामान्य जीवन में भी रविवार और मंगलवार को मिट्टी से चूल्हा बनाने का निषेध है। अच्छा। हाँ, सामान्य जीवन में भी अगर आप मिट्टी का चूल्हा बना करके उस पर भोजन पकाना चाहते हैं तो रविवार और मंगलवार को मिट्टी का चूल्हा बनाने का निषेध है। तो जब सामान्य जीवन में मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाएंगे तो वैवाहिक जैसे मांगलिक कार्य में कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो उड़दी की रस्म के लिए मंगलवार और इतवार को छोड़ा जाता है। जी। अब कभी कभी हमारे साथ ऐसी दिक्कत आती है कि माताएं और परिवार के जन कहते हैं पंडित जी समय है नहीं, उड़दी क्या करें,
अगर इतवार मंगलवार छोड़ते हैं तो समय नहीं बचता है। सब बुआ बहनें ससुराल से आई हैं, सब प्रदेश की बहुएं आ गई हैं, गाना बजाना करना चाहती हैं, समय नहीं मिल रहा, तो लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि इसमें रास्ते बहुत हैं, आपकी इसीलिए भावनाओं को ठेस नहीं लगेगी। इसीलिए तो सनातन धर्म विशेष माना जाता है। जी, जी आपकी भावनाओं को ठेस न लगे, इसका ध्यान पूर्वजों ने रखा है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि अगर उरद की रस्म करनी ही होती है तो हम बोलते हैं भाई आज आप चूल्हे का निर्माण मत करना, क्योंकि जिस दिन उर्दी की रस्म होती है उसी दिन मिट्टी से चूल्हा भी बनता है। जी तो हम बोलते हैं ऐसा है, आज आप चूल्हा मत बनाओ, उरद का कार्यक्रम कर लो, गाना बजाना आरंभ कर लो, सोमवार को चूल्हा बना लेना। हाँ सही बात है। ये भी एक इसका उपाय है। तो ये कार्यक्रम भी मुहूर्तों से होते हैं, जो छोड़ना है मैंने आपको बताया। और इसके बाद बाकी सभी वार इसमें ग्राह्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं। अगर नक्षत्रों की बात करेंगे तो 2 नक्षत्र मैंने विवाह के लिए शुभ बताए थे जी। वो सारे नक्षत्र इसमें चलते हैं, उन्हीं नक्षत्रों में कार्य होता है। और इसमें आपको कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, तीनों, उत्तरा, पूर्वा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, ये सभी जो हैं इसमें मूल मुतन याद रखिए कि जो विवाह, जिन नक्षत्रों में विवाह हो सकता है जी ये सारे कार्य उसमें हो सकते सकते हैं। हाँ। त्याज्य अगर बात करें तो चित्रा, विशाखा, शतभिखा, अश्वनी, भानड़ी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा और ज्येष्ठा, ये जो विवाह में त्याज्य है ना, वो सारे नक्षत्र यहाँ भी त्याज्य ही हैं। छोड़ देना अच्छा रहता है। भद्रा को यहाँ पर छोड़ना चाहिए। इसी हल्दी के बाद एक कार्यक्रम होता है मटमंगरा, ये हमारे पूर्वांचल में होता है, जिसमें कि मंडप वगैरह बनते हैं, कंगन बनता है, हल्दी की शुरुआत उस दिन से होती है, ठीक है ना। तो ये सब सारे लोकाचार के कार्यक्रम, वेदाचार के कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो इसमें एक बहुत काम की बात मैं बता दूं, आपने पंचक का नाम बहुत सुना होगा जी। मुझे कुछ याद है, शायद किसी एपिसोड में मैंने चर्चा की थी, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, पंचक का नाम सुनते ही लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, जैसे कोई बहुत बुरा मुहूर्त हो। मैं कई बार बोला हूँ कि हर मुहूर्त हर कार्य के लिए ना तो अच्छा है ना बुरा है जी। कोई कहीं वर्जित है तो कहीं पर ग्राह्य है। पंचक बंधन बांधने के लिए मना है, दक्षिण दिशा की यात्रा करने के लिए मना है, छत डालने के लिए मना है क्योंकि उसमें भी बंधन बांधना पड़ता है जी। और शवदाह करना मना है। लेकिन शव एक ऐसी चीज है कि आप उसको रख नहीं सकते, तो ऋषियों ने उसमें कुछ उपाय कर दिए हैं कि पंचक की शांति करके शवदाह कर दीजिए, क्योंकि वो रोका नहीं जा सकता। तो पंचक हल्दी मंडप में त्याज्य है क्योंकि बंधन बांधना मना है। तो अगर सब ये जो नक्षत्र तिथि वार मैंने बताए सब कुछ शुभ मिल रहे हों, लेकिन उस दिन पंचक भी मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए रेवती नक्षत्र होगी तो पंचक होगा, है ना जी। तो रेवती होगी तो पंचक होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस दिन हल्दी मटमंगरा कंगन बांधने के दिन रेवती को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? बंधन बांधना मना है। जब आप चारपाई की बिनाई के लिए, कुर्सी की बिनाई के लिए, अपने लिंटर डालने के लिए बंधन नहीं बांधते हैं, तो भाई किसी के विवाह ऐसे संस्कार के लिए हाथ में कंगन का बंधन कैसे बांधना शुभ हो सकता है। तो पंचक लगा हो तो उसमें हल्दी और कंगन का कार्यक्रम नहीं होता। अब आगे बताऊं क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पंचक के फेरे पड़वाना यानी सिंदूर दान श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज हल्दी मंडप है 18 तारीख को, नहीं होगा, पता चला 5 दिन रहेगा, और परसों 20 को विवाह है तो पंचक तो रहेगा ना। पंचक का सिंदूर दान श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए पंडित जी के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ गई जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला। तो अभी भी हम कहेंगे ये एपिसोड हमारा बार बार देखिएगा, जिससे आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती रहे। सनातन धर्म के 16 संस्कारों की इस श्रृंखला में जीवन रोपण यानी गर्भाधान से हमने आरंभ किया, और आपके बड़े प्यार दुलार स्नेह की छत्र छाया में हम विवाह तक
पहुँचे। और विवाह संस्कार इतना बड़ा कि जिसको हमें 2 एपिसोड्स में बनाना पड़ा, और फिर भी शायद अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रह गई होंगी, जी बिल्कुल। जो डिटेल में हमने बात नहीं की। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में मेल करें, व्हाट्सएप करें, जिससे आपके क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाएं। ये हमारा विवाह का दूसरा एपिसोड है। पंडित जी, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने दर्शकों से शेयर करें। मैं अपने सभी दर्शकों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि जो लोगों का विवाह होने वाला है या हो रहा है, वो लोग इस वीडियो को देख करके अपने वैवाहिक जीवन में जो अच्छे अच्छे शुभ तिथि मुहूर्त चयन कर सकें वो करें, ताकि उनका वैवाहिक जीवन आगे सुखद और सफल रहे। ये हम शुभकामना और उनको देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। इसी आशा के साथ हम आज का ये अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखें, और आपके अगर कोई प्रश्न हो या हमसे कुछ भी ऐसा विवाह संस्कार के बारे में बताना रह गया हो, तो आप उसे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और हमें मेल करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सभी सवालों का जवाब दें। आपका जवाब चाहे वो नक्षत्रों को लेकर हो, चाहे ग्रहों को लेकर हो, चाहे विवाह तिथि, जितनी भी चीज़ें पंडित जी ने बताई, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर मेल करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।